आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के कारक के मुख्य कारक जनक का स्वरूप, जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न तरीके के हो सकते हैं। तो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। क्या सब खतरा है? तो अपरदन और क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। जैसे कि आप क्रियाकलाप के जरिए इस बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो भारत में जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। जहां जहां इंसान बसते हैं उसको ऐसा मिलेगा, जैसा जगह उनको मिलेगा बसने को वहां उन्हें दिखाई देगा। विभिन्न प्रकार के मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अब ये इसी बात को अब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि मल, किसी चीज का मलबा बनाना, ठीक है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसके बाद आता है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म आता है। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अब इस बात को जानने के लिए आप चलिए तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। उसी प्रकार रक्षक, ये जो है सो मेखला है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों की कतारों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसी प्रकार समोच्च रेखीय गणिकाएं, समोच्च रेखीय पर जो गणना अनुसार जो लगाता है कि मान के चलिए हमारी आगे की मृदा बची रहे, तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। अब इसी बात को चट्टानवा, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि नालियों की रक्षा करते हैं तो मृदा क्षति होने से रुकती है। फसल, बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। इस बात को भी जानना जरूरी है। और वैसे मैं उदाहरण के लिए एक बात बता दूं कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत को 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो चुकी है। अब उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जल
अब जल जो है सो जल को भी समझना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसी के साथ साथ जल भी आते हैं जिनको जानना हम सबों के लिए जरूरी है। तो आइए अब हम जल के बारे में जानें। ये क्या है? जल। अब जल के बारे में हम जानें। जल एक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इस बात से को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग, यानी इस धरती पर 3/4 भाग जल जल है, मतलब जल से ढका हुआ है यह पृथ्वी। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। ठीक, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भागों को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, मतलब नमकीन होता है, और मानव उपयोग के लिए वो उपयुक्त नहीं है। अलवन केवल 2.7% ही है। मतलब 2.7% ही ऐसे जल है जो नमकीन नहीं है। इस बात को भी जानना जरूरी है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अवलन जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, यदि एक नल टपक रहा है तो।